वेलकम बैक नाज़रीन। अहमद सईद मिनाज अल्हम्दुलिल्लाह। साहब ने भी ज्वाइन किया है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड। बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ब्राह्मोस जो डीपू है जहाँ पे इनके मिसाइल पड़े हुए थे, उस जगह को पाकिस्तान ने टारगेट किया गया। उनके S-400 सिस्टम को टारगेट किया, उनकी एयर बेसिस को टारगेट किया। एक बात वाजे कर दी पाकिस्तान ने कि जब वो अटैक करेगा तो पूरी दुनिया को पता लगेगा और पूरी दुनिया इस चीज़ पर आई। फिर जो आपकी कुव्वत है, आलमी कुव्वत, उसने कहा कि आप दोनों फरीकैन को जंग नहीं करनी चाहिए और भारत ने भी घुटने टेक दिए। तो ये जो हमारा सेल्फ डिफेंस में अटैक, हम इसे कह सकते हैं कि सेल्फ डिफेंस मैयर हम इसे कह सकते हैं, इतना मौसर था कि इसके बाद ये सब कुछ हुआ है। इस पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए पाकिस्तान को टॉक्स में, सीज फायर टॉक्स में क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान अफवाज ने अपनी कौम से वादे किए थे वो हरफ ब हरफ और जुमला ब जुमला, वादा ब वादा पूरा किया। और आज जो शुरू के जो 5 घंटे थे फजर के नमाज के बाद से लेके अगले 5 घंटों के अंदर इंडिया को अपने घुटनों पर लेकर आया। तमाम ऐसे जगहों को टारगेट किया गया जो कि टेररिज्म का मरकज था। टेररिज्म के मरकज में क्यों कहता हूँ कि वो जो वही ब्राह्मोस जो एयर टू ग्राउंड फायर किए गए कि जहां मस्जिदें और मदरसों को हिट किया गया, शेखुपुरा के अंदर, मुरीके के अंदर और अहमदपुर ईस्ट में जहां बच्चे और औरतें शहीद हुए, वो बेसिकली मरकज टेररिज्म थे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के जुमरे में आता है। और इसी तरह मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर को तबाह किया गया। हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज थी, हमने मिलकर जो ऊपर श्रीनगर से लेके डाउन साउथ सूरतगढ़ तक जितने उनके बेसिस थे, फॉरवर्ड एयर ऑपरेशन बेसिस, उनको तबाह किया, उनके एम्युनिशन डेपोस को तबाह किया, उनके ब्रिगेड एंड बटालियन हेडक्वार्टर्स को तबाह किया। तो पाकिस्तान की जो रिजॉल्व है, कौम की जो नडरपन है, जो उसकी बहादुरी है, उसी तरह जिंदगी कारोबार चल रहा है, उधर जंग हो रही है, दुनिया ने इस चीज को ऑब्जर्व किया। और कल 24 घंटे पहले जो इंडियन गवर्नमेंट की और उसकी मिलिट्री, स्पेशली मोदी की जो एरोगेंस थी कि जिसमें फॉरेन मिनिस्टर जाता है सऊदीया का और वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस का बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टरों ने बात की तो उन्होंने कहा जी वी डोंट केयर, पाकिस्तान को पनिशमेंट देनी है। तो वो पाकिस्तान में भी आए फॉरेन मिनिस्टर सऊदीया का और मायूस होकर वापस चले गए। जब उन्होंने 5 घंटे के अंदर ये तमाम चीजें देखी हैं तो मोदी साहब जो है वो अपने घुटने पे आए और भागे हैं फिर अमेरिका के पीछे कि हमें बचाओ। नाउ हैविंग सेड दैट, हमें बचाओ, पाकिस्तान का सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जंग जो है किसी मसले का हल नहीं है। अब जो आप गए नेगोशिएशंस के अंदर तो आप बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, सागदार साहब नेगोशिएशन में बॉडी लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है। आप सही दुरुस्त बात कर रहे हैं। मैं साजिद साहब से ये जानना चाहूंगा, व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड नाउ? हम एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहां पे हमने उनके अटैक्स हुए, हमने उसका जवाब दिया, बड़ा सक्सेसफुली जवाब दिया। अब हमें न्यूट्रल वेन्यू पर सीज फायर की निगोशिएशन करनी है, इस निगोशिएशंस को आगे बढ़ाना है। तो आप क्या समझते हैं, क्या वे फॉरवर्ड है? किस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़े? मैं समझता हूँ कि वे फॉरवर्ड पे चले, पहला स्टेप तो हो गया कि इंडिया ने सुबह अनाउंस किया कि हम इसको नहीं बढ़ाना चाहते अगर पाकिस्तान ना बढ़ाए। यानी कि उनको परेशानी थी कि हम अगर उन्होंने ना सीज फायर की तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे और हमने बढ़ाना था। हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर मीडिएशन कर रहे हैं, अगर ट्रंप साहब ने कहा है तो देन कुछ पॉजिटिव जेस्चर नजर आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप नेवल फ्लीट को पुल बैक करें, अपनी फोर्सेस को वापस लेके जाएं और आप अनाउंस करें। वो एक सिंपल चीज है जिसपे जो देखे ना, इंडस बेसिस ट्रीटी को ना 65 में, ना 71 में, ना कारगिल में कभी सस्पेंड नहीं किया गया। तो आई थिंक दे नीड टू शो देयर पॉजिटिव माइंड बाय टेकिंग सम एक्शन लाइक दिस, जिसमें इंडस बेसिन ट्रीटी के ऊपर ये विद इन 24 आवर्स कहें कि ओके वी आर गोइंग बैक ऑन दैट। उसको नेगोशिएशन में हम जरूर इस्तेमाल करें, उसमें छोड़े ना सिर्फ उसको जी हम सस्पेंशन खत्म कर दी है, इट रिमेन्स एक्टिव, क्योंकि उसके ऊपर जो हमारे तहफ्फुज़ात हैं यही मौका है उसके ऊपर बात करने का और जो बाकी मामला हैं उसके ऊपर भी बात करने का। तो एश्योरेंस हमें फौरी तौर पे चाहिए ताकि हमें यकीन आए कि ये सिंसियर हैं। कुछ हद तक, पूरी हद तक कभी नहीं हमें मानना चाहिए। डू यू थिंक कि हमने जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे अभी ये सीज फायर पे गए हैं, मतलब यानी दोनों की सालिसी अमेरिका ने की है, पाकिस्तान को आगे सिंतास मुआहदे पर अपना मौक़िफ़ बनाने के लिए कोई ज़्यादा जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी? एक तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस मौजूद हैं, फिर यूनिलैटरली वो निकला है, वर्ल्ड बैंक इसका जामिन भी है।
Yes, लेकिन very लेकिन nominal. अगेन द थिंग इज, जो आप बार बार रिपीट करें, एजाज चौधरी साहब अभी हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी खारजा, उन्होंने भी कहा कि हम इस सीज फायर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इस Yes, हवाले से आपका क्या बिल्कुल नुक्ता नहीं। नजर है? बिल्कुल, मैं फुली एग्री करता हूँ। मैं तो कहता हूँ हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमारी फोर्सेस उनकी फोर्सेस के बाद अपने पुराने लेवल पे या पीस टाइम लेवल पे आनी चाहिए। उनका बेड़ा मूव करे तो उसके बाद पॉजिटिवली व्हेन इट इज क्लोज टू देयर हार्बर हमारी नेवी को वापस आना चाहिए। इसी तरह हमारे जो देखें ना, जब होती है तो इन्होंने जिस शाम पहलगाम का इंसिडेंट का इल्जाम लगाया, आर एयरफोर्स वाज एट 100% अलर्ट। तो वो उनको विजिबल है, दे नो इट। आपको और कुछ नहीं, गूगल से आप मूवमेंट से नजर आ जाते हैं। तो हमारी मूवमेंट उनके बाद होनी चाहिए। आई फुली एग्री जो एम्बेसडर एजाज ने कहा, वी शुड नॉट ट्रस्ट देम। और आई डोंट नो, अभी लेट्स सी के शाम को अगर इनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी गवर्नमेंट की होती है, वो क्या कहते हैं। बट आई एम श्योर कोई ना कुछ उन्होंने एश्योरेंसेज, यकीन सही। दहानियां ली होंगी। अहमद साहब, आप क्या समझते हैं कि एक बड़ा वाज़े पैटर्न है कि भारत जो है वो खुद से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराता है, चाहे वो उड़ी बेस का हो, उसके बाद फिर पुलवामा का हो, फिर अब पहलगाम हुआ है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें, फ्यूचर में भी कोई इस तरह का फॉल्स फ्लैग हो सकता है? आप हम पे फिर स्ट्राइक कर सकते हैं। ये तो चले हमने आपको जवाब दे दिए, लेकिन ट्रस्ट के लिए क्या करना चाहिए कि दोनों साइड पे ट्रस्ट डेफिसिट है? हम पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ से गए हैं इस सीज फायर के अंदर। इसमें 4-5 चीजें हमें लाजमी जो है वो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर होनी चाहिए। इसका हमारी डिप्लोमेटिक कोर जो कि एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर के हिसाब से अपना भरपूर उसने किरदार अदा किया कि जिसमें इंडिया को आइसोलेशन फेस करनी पड़ी, और पाकिस्तान जो है आप देखेंगे पूरी दुनिया की सपोर्ट हासिल थी, क्योंकि आप लोग सहाफी जो थे वो बहुत अच्छी कवरेज कर रहे थे ऑन दी अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, जिस तरह से हो रहा था हम सबको मालूम है। तो लिहाजा इस वक्त ट्रस्ट का एलिमेंट अभी भी मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से तो डेफिसिट है। तो लिहाजा अगर पाकिस्तान सीज फायर के अंदर गया भी है तो तमाम हरकत और सकनात और उनकी रिकूपमेंट या उनके रीएडजस्टमेंट और डिफेंसेस या उनकी जो भी प्रिपरेशन के हिसाब से उस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया किसी वक्त भी अगेन ब्लफ खेल सकता है, क्योंकि पिछले 76 सालों में हमारी जो है ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ। अच्छा, अब होना क्या चाहिए मेरे हिसाब से? एक तो आप बिल्कुल क्लियर कट लिखें अपनी नेगोशिएटिंग जो भी डॉक्यूमेंट आपका बनता है उसकी अमेरिकन सॉलिसी के साथ, या फॉर दैट मैटर उसमें यूनाइटेड नेशंस को भी शामिल होना चाहिए कि IWT के ऊपर फ्यूचर में कोई बात नहीं होगी, ये एज सच रहेगा क्यों पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। वन, सेकेंडली, अगर मुस्तकबिल में अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है पाकिस्तान में या इंडिया में, तो आप ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाएं ताकि दोनों साइड जो है वो एक दूसरे को दिखाएं कि ये आपके ये सबूत हैं, ताकि हम मिल के इस खत्ते को जो है वो दहशतगर्दी से पाक कर सकें। इंडिया के फेवर में भी यही है और हमारी फेवर में भी यही चीज है ना। उसमें अगर देखें तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो एक ये सेकंड पॉइंट है कि थर्ड, उनकी मूवमेंट ऑफ द ट्रुप्स जो पीछे चले जाएं, और फ्यूचर के अंदर कोई भी ऐसी हरकत नहीं होगी कि जिसमें पाकिस्तान के अंदर वो टेररिज्म करें, BLA BRA या उनको जो है वो सपोर्ट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उसको जो है बैठ के बात करनी चाहिए। जो कंपोजिट डायलॉग है उसको दोबारा शुरू करें ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हो सके। तो लिहाजा और इसके ऊपर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपकी न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे या न्यूक्लियर डिटरेंस के नीचे जो बैलेंस ऑफ टेरर है उसको जो डिस्टर्ब करने की कोशिश की, और इंडिया ने एक न्यू नॉर्मल क्रिएट करने की कोशिश की। जो इसराइली प्लेबुक का पेज यहाँ पे टेम्पलेट रखने की कोशिश की है कि आप न्यूक्लियर ओवरहैंग में यहाँ पे हमारी फिजाई जो बाउंड्रीज है उसको क्रॉस करें थ्रू मे बी ड्रोन्स और मे बी मिसाइल्स अपने इलाके से फायर करें। ये नहीं होगा, इन द स्टेट ऑफ एक्ट ऑफ वॉर होएगा। तो लिहाजा फ्यूचर को महफूज करने के लिए इंडियन साइड पे 1.5 करोड़ की आबादी और हमारे पास 25 करोड़ की आबादी, इनका मुस्तकबिल सेव करने का बेहतरीन मौका है। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो सीज फायर की कॉल भी है इसने इंडिया को बुरी तरह से एक्सपोज किया है, जबकि पाकिस्तान के ऊपर जो 1-1.5 साल से थ्रू सोशल मीडिया और हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो इंप्रेशन खराब किया था वो डैमेज कंट्रोल करने का मौका मिला। हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक झंडे तले जमा हुई, हमारी कौम की रेजिलियंस नजर आई, हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके नेट सेंट्रिक वॉरफेयर यानी नेवी एयरफोर्स आर्मी का इकट्ठा लड़ना, वो उसकी ट्रेनिंग का एक्सपोजर हुआ, चाइनीज इक्विपमेंट की ऑथेंटिसिटी हुई। एंड ऑन द अदर साइड इसको आप टोटली 180 डिग्री अपोजिट देख लें, हमारे साहबदार सबको बता रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, जबकि उधर जो है स्पोक्स पर्सन आया है ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, 1 मिनट की स्टेटमेंट दी है बगैर सवाल जवाब लिए, वो वहां से दौड़ा। What would be the fate of this peace talk
अगर ये फेल हो जाती हैं तो फिर क्या हम दोबारा से इसी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे, या फिर आप कहते हैं कि उस डेटरेंस पैराडाइम में हम उसको इतना एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि अब इतनी जल्दी भारत हम पर हमला नहीं करेगा? देखिए, बोन ऑफ कंटेंशन हमारी जितनी अब तक लड़ाई हुई है 1948 से लेके कल आज सुबह तक, अब से 2 घंटे पहले तक, जितनी लड़ाई है बोन ऑफ कंटेंशन आपका कश्मीर है। इंडिया को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, दुनिया को भी मालूम है कि ये ऐसी डिस्प्यूट है कि जिसमें न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट किसी लम्हे भी बन सकता है। तो यहाँ पर जब तक एक म्यूचुअली एग्रीड कोई सॉल्यूशन कश्मीर डिस्प्यूट का नहीं होगा, तो ये 1.5 करोड़ की आबादी ऑन द अदर साइड, 25 करोड़ की आबादी इधर, इनके ऊपर जंग के बादल हमेशा मंडलाते रहेंगे और डेवलपमेंट के जाने के बजाय हम अपनी अफवाज को जो है वो आर्म्स रेस में मजबूरन जाते रहेंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि सेंस प्रिवेल करनी चाहिए दोनों साइड्स पे, जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है उनको मिलके बैठ के दोनों तरफ की आबादियों के लिए, कि जैसे वेस्ट इतना तरक्की कर गया, हमारा फार ईस्ट देखें वो कितना तरक्की कर गया, हमारा सेंट्रल एशिया कितना तरक्की कर गया, तो साउथ एशिया बेचारा क्यों पीछे रह जाए? तो क्यों ना कश्मीर डिस्प्यूट को हम म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स के ऊपर यहाँ के लोगों की मर्जी के साथ उसको सेटल करें? क्यों हम दोनों मिलकर बैठ के नहीं रह सकते, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि चीफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा था कि हम 2 सेपरेट नेशंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अपनी अपनी जिस तरह हम सोवरेनिटी के हिसाब से जीना चाहते हैं जिए, लेकिन यहाँ के अवाम का भी उतना ही हक है अच्छी जिंदगी गुजारने का कि जितने वेस्ट के लोगों की जो है जिंदगी गुजारने का, अच्छी जिंदगी गुजारने का हक है। तो एक विंडो अपॉर्चुनिटी खुली है दोनों तरफ, अगर रेशनैलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस चीज को एड्रेस किया गया तो मैं समझता हूँ कि साउथ एशिया को, जो हमेशा बेचारा 76 सालों से जंगों में पड़ा रहा है और हमारी जो डेवलपमेंट नहीं हुई है स्पेशली इंडिया के अंदर, वो शायद दोबारा उसमें हो सके और यहाँ पर भी हमारी जीडीपी हो, यहाँ पर भी लोग टूरिज्म के लिए आए, यहाँ भी लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहें। तो मैं समझता हूँ ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इंडिया के ऊपर ट्रस्ट करना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि चाणक्य के मुताबिक मुंह पे राम राम बगल में छुरी। बहुत शुक्रिया। अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। हमें भारतीय सीज फायर पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तीनों पैनलिस्ट हमारे इस बात पर मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान ने भारत को जो जवाब दिया है, भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। सीज फायर जो है आज अनाउंस कर दी गई है, पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद है। एक अपर एज पाकिस्तान को हासिल हो गया है और अब जो पीस टॉक होंगी, अगर उसमें रैशनैलिटी प्रिवेल करती है, जो कि करनी चाहिए, तो हम किसी पीसफुल सोल्यूशन की तरफ भी जा सकते हैं। पाकिस्तान की आवाम तो एटलीस्ट यही चाहती है, लेकिन मोदी सरकार और भारतीय जो रियासत है वो क्या चाहती है, उसके मकासद आइंदा आने वाले दिनों में हमारे सामने आ जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।